गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है और संकल्प स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे और इसका पूरा डिटेल हम स्टडी करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं हम पहला टॉपिक। देखिए, पाचन तंत्र में आप इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप सभी जानते भी होंगे और आपने पढ़ा भी होगा पाचन तंत्र के बारे में। इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता है। तो सबसे पहले पाचन मतलब होता क्या है, यानी कि इसकी प्रॉपर परिभाषा क्या है। इसकी प्रॉपर परिभाषा ये है कि जब हम भोजन के माध्यम से जटिल ठोस कार्बनिक पदार्थ यानी मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को हम ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, जब जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है और छोटे छोटे भागों में तोड़ने के बाद उसमें जो आवश्यक चीज होते हैं, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर को जिसकी आवश्यकता है उसको ग्रहण कर लेता है और ग्रहण कर लेने के बाद जो अनावश्यक चीज होता है उसको शरीर से बाहर कर देता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पाचन। और ये जो प्रक्रिया रहती है ये थोड़ी लंबी रहती है और इसमें जो जो ऑर्गन इस पाचन क्रिया में मदद करते हैं उसे बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, एक सिंपल सा डेफिनेशन आप सबके सामने है। तो भोजन में उपस्थित जटिल पोषक पदार्थ जो ठोस होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं। वसा को इंग्लिश में फैट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सब होते हैं, ये जटिल अघुलनशील होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के माध्यम से, पाचक रस के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद बॉडी इसमें जो आवश्यक चीजें हैं उसको ग्रहण कर लेता है और अनावश्यक चीजों को शरीर से बाहर कर देता है। ये पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है पाचन। ठीक है, डाइजेशन कहा जाता है। और खास बात ये रहती है, क्योंकि इसके बारे में आप सभी जानते भी होंगे। ठीक है, खास बात ये रहती है कि हम भोजन के माध्यम से, पाचन के माध्यम से किसको ग्रहण करते हैं, तो पाचन के माध्यम से हम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को ग्रहण करते हैं। यानी पाचन क्रिया के माध्यम से हम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, और अवशोषण किसका करते हैं, तो अवशोषण करते हैं जल, लवण और खनिज, यानी कि आपका पानी, जल, वाटर, ठीक है, सॉल्ट और मिनरल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। पाचन क्रिया से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को ग्रहण करते हैं और जल, लवण और खनिज को अवशोषण के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चाहिए, विटामिन से, यही हमारे बॉडी को क्या करते हैं, मेन चीज यही रहता है। भोजन से हम यही सब प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो पाचन की जो प्रक्रिया होती है, याद रखना, पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है फिजियोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि पाचन की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसमें भौतिक क्रिया भी होती है, रासायनिक क्रिया भी होती है। और जो भौतिक क्रिया होती है उसकी मात्रा मात्र 10% होती है और जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसकी मात्रा जो होती है वो 90% होता है। यानी कि जो भौतिक क्रिया होती है वो 10% होती है और रासायनिक क्रिया कितनी होती है, 90% होती है। कैसे, जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, तो वो भोजन को जब मुंह में डालते हैं तो वो क्या है, छोटे छोटे अणुओं में, यानी कि जैसे हम सेब खाएं तो सेब का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में डालेंगे तो उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में दांत क्या होगा, कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है वो फिजिकल रिएक्शन यानी भौतिक क्रिया होगी। उसके बाद जैसे अंदर की ओर जाएगा तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स रहेंगे, विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया रहेंगे, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स रहेंगे। यानी ये सारी चीज मिलकर फिर वो क्या करते हैं, एक रासायनिक क्रिया चालू करती हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो पाचन है वो फिजियोकेमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें भौतिक यानी फिजिकल रिएक्शन मात्र 10% होता है और फिजिकल रिएक्शन मात्र 10% होता है और रासायनिक क्रिया यानी रासायनिक रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं, 90% होता है। यानी फिजिकल रिएक्शन कितना होगा, 10%, और रासायनिक क्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं, 90% होता है। ठीक है, तो ये सब के माध्यम से पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो अगर पाचन की प्रक्रिया क्या है, तो एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन है, एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, हमारा जो पाचन रहता है वो है मुख गुहा से चालू होता है, बुक्कल कैविटी, बुक्कल कैविटी बोला जाता है जो मुख गुहा, और इसमें मेन चीज होता है आपका दांत और आपकी जीवा यानी टंग और टीथ। ठीक है, तो बुक्कल कैविटी से प्रारंभ होता है
और कहां तक जाता है? देखिए, पाचन की क्रिया आपसे मुख से चालू होती है और छोटी आंत तक जाती है, यानी छोटी आंत के बाद आपकी पाचन की क्रिया नहीं होती। तो पाचन की क्रिया से कहां तक होता है? मुख से लेकर छोटी आंत तक आपका पाचन की क्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद पाचन की क्रिया नहीं होती, ठीक है। अब देखिए, बुकल कैविटी यानी मुख का भाग, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? टीथ होता है और टंग होता है। तो सबसे पहले इसका अध्ययन कर लेते हैं, फिर आगे चढ़ते हैं। देखिए, ये आपका आपके सामने एक दांत की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा जो दांत होता है, ठीक है, हमारा जो दांत होता है वो दो भाग में होता है। एक दांत जो होता है वो हमको दिखता है और एक दांत का भाग रहता है जो अंदर की ओर क्या होता है? धंसा होता है, ठीक है। एक दिखता है और एक अंदर की ओर क्या होता है? धंसा होता है। अब ये वाला जो यहां से ये पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन है, ये भाग अंदर की ओर धंसा हुआ है और ये बाहर की ओर दिखता है। तो जो बाहर की ओर दिखता है उसे क्राउन कहते हैं और जो अंदर की ओर धंसा होता है उसे रूट कहा जाता है। ये वाला जो भाग है वो रूट है। पेड़ की जो जड़ होती है वो रूट होती है, जो हमको दिखती नहीं है, ऊपर वाला भाग दिखता है। वैसी हमारे दांत का है। दांत का जो निचला वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे रूट कहा जाता है। ये देखो रूट लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाला भाग है इसे क्राउन कहा जाता है। तो ये क्या होता है? ऊपर वाला भाग क्राउन होता है जो दिखता है और नीचे वाला भाग क्या होता है? रूट होता है। अब ये देखिए, यहां से जो ये व्हाइट कलर का जो भाग दिख रहा है इसे कहते हैं इनेमल, ठीक है, इनेमल। ये हमारे दांत का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा इनेमल, ठीक है, इनेमल आएगा, ठीक है, याद रहेगा। और सबसे मजबूत अंग कौन सा है? तो ये जबड़ा आएगा, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखिएगा। तो ये इनेमल जो होता है ये हमारे दांत का सबसे मजबूत भाग होता है, ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। अब ये देखिए, ये इनेमल पूरी तरीके से आपके दांत के ऊपरी भाग में पूरी तरीके से कवर करके रखता है। यहां से लेकर पूरा ऊपरी भाग को कवर करके रखेगा। हमारा जो इनेमल होता है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और कैल्शियम फास्फेट का बना होने के कारण जो है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये इनेमल जो होता है ये कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक एक लेयर की तरह ऊपर में दांत के ऊपर में लगी रहती है, जो हमारी दांत की लंबे समय तक क्या करती है? रक्षा करती है, ठीक है, लंबे समय तक रक्षा करती है। और इसके जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है, डेंटिन बोला जाता है। ये वाला जो भाग रहता है ये उतना मजबूत नहीं रहता जितना कि इनेमल रहता है, ठीक है। और ये डेंटिन के अंदर ही आपके ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि रक्त वाहिनिकाएं जिसमें रक्त का आना जाना होता है, ये डेंटाइन के अंदर होती है। ये रेड कलर की दिख रही है, यानी कि डेंटाइन के अंदर क्या है? ये ब्लड जो वेसल्स है जिसमें से आपका ब्लड जो होता है फ्लो आता और जाता है, क्योंकि आपके हर जगह बॉडी के हर पार्ट में ब्लड का आना जाना रहता है, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा चीज है जो हर जरूरी चीजों को हर जरूरी स्थान तक पहुंचाती है, यानी हर जरूरी आवश्यक चीजों को हर जरूरी स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आपका ब्लड, ठीक है, याद रहेगा। तो यहां तक आपका ब्लड आता है और वो कहां? डेंटाइन के अंदर, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए, यहां से ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा होगा इसको बोला जाता है गम्स, ठीक है, इसको बोलते हैं गम्स, ठीक है, मसूड़े बोला जाता है। कभी कभी इसमें सूजन आ जाती है तो बोलते हैं मसूड़ों में सूजन आ गई। तो ये वाला जो किनारे वाला भाग होता है इसे बोलते हैं गम्स, ठीक है। और ये गम्स जो है, ये वाला जो भाग है, ये पूरे जो दांत रहते हैं हमारे उसको प्रॉपर एक शेप में बनाए रखता है, यानी कि एक तरीके से एक प्रॉपर जगह देता है जिसमें हमारा दांत पूरी तरीके से क्या हो सके? फिट हो सके, ठीक है। तो ये एनिमल हो गया, उसके अंदर वाला भाग डेंटिन हो गया, ठीक है। यहां वाला भाग गम्स कहलाता है, ये होता है आपका गम्स, ठीक है, गम्स होता है जिसे मसूड़े कहा जाता है, ठीक है। अब याद रखना, ये जो मसूड़े होते हैं और ये डेंटाइन होता है, ये आपस में यहां पर ज्वाइंट रहते हैं, यहां पर एक दूसरे से ये क्या करते हैं? ज्वाइंट रहते हैं। और ये ज्वाइंट किसके माध्यम से रहते हैं? सीमेंटम के माध्यम से रहते हैं। इसको आप याद कर सकते हो, क्या रहता है? सीमेंटम के माध्यम से आप ये दोनों ज्वाइंट रहते हैं। कौन कौन ज्वाइंट रहता है? गम्स ज्वाइंट रहता है और डेंटाइन ज्वाइंट रहता है।
डेंटाइन ज्वाइंट्स रहता है, यानी कि सीमेंटम एक ऐसा चीज है जो दो लोगों को ज्वाइंट करके रखता है। आप गम्स यानी मसूड़े और डेंटाइन यानी कि दोनों को जोड़ के रखने का काम किसका रहता है? सीमेंटम का रहता है। याद रहेगा, सीमेंटम ये दोनों को जोड़कर रखता है। तो ये नीचे वाला भाग को रूट कहा जाता है, ऊपर वाले भाग को आपको क्राउन कहा जाता है। ठीक है, अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहा जाता है, ऊपर वाले भाग को इनेमल कहा जाता है, और इधर वाले भाग को जहां प्रॉपर एक स्पेस मिलता है वो क्या रहता है? गम्स रहती है, जो इसको प्रॉपर स्पेस देता है जिसमें पूरा एक दांत फिट हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे देखते हैं। सबसे पहला एक चीज आपको पूछा जाता है, कभी याद रहे ना, कि दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ओडेंटोलॉजी कहा जाता है, ओडेंटोलॉजी। ठीक है, इसको बोलते हैं दांतों के अध्ययन को, और जो इसका अध्ययन करते हैं उसे डेंटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसलिए दांत प्रॉब्लम होता है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। देखिए, हमारे जो इनेमल रहता है, ठीक है, हमारा जो इनेमल रहता है उसको प्रॉब्लम तभी होती है जब हमारे मुंह का जो पीएच रहता है, ठीक है, मुंह का जो पीएच रहता है वो 5.5 से नीचे हो जाता है, 5.5 से नीचे हो जाता है। देखिए, हमारे मुख का एक प्रॉपर पीएच होता है। ठीक है, अब पीएच क्या होता है ये आप सब जानते होंगे। ठीक है, देखो, हमारे मुख का एक प्रॉपर पीएच होता है। ठीक है, जो पीएच क्या रहता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन को दर्शाता है। ठीक है, अगर 7 से कम है तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 है तो उदासीन होगा, अगर 7 से अधिक होगा तो वो बेसिक यानी क्षारीय हो जाएगा। तो ये हमारे मुख का पीएच कितना रहता है? 5.5। यानी हमारे मुख का जो पीएच रहता है वो क्या शो करता है कि हमारे मुख का जो वातावरण है वो क्या है? अम्लीय है। ठीक है, हल्का अम्लीय। ठीक है। तो अगर हमारे मुख का पीएच 5.5 से अगर कम हो जाता है तो सबसे ज्यादा खतरा किसके पास आता है? ये ऊपर वाले भाग इनेमल पर ज्यादा खतरा आता है, ये घिसने लगता है। और अगर इनेमल घिसना चालू हुआ और घिसते घिसते ये एक छेद बन गया और डेंटिंग तक छेद हो गया तो समझ लेना यहां से बैक्टीरिया और कुछ भी जो कीटाणु रहते हैं वो सीधे कहां प्रवेश कर देंगे? आपके डेंटिन पर प्रवेश कर जाएंगे, और उसके बाद आपके दांत पे काड़ा खा जाता है, यानी पूरी तरीके से आपका दांत क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे मुख का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए रात में डॉक्टर आपको ब्रश करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, 5.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। अब अगर दांत के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो दांत का पूरा थोड़ा विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। पहला ये चीज समझ गए होंगे कि दांत में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं दांत का। ठीक है, देखिए, हमारे बॉडी में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो हमारे बॉडी में 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं। 4 टाइप्स के क्या होते हैं? दांत होते हैं, यानी कि टीथ होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के क्या होते हैं? टीथ होते हैं। अब आपको मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। देखिए, हमारे बॉडी में हमारे मुख में, ठीक है, हमारे मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हमारे मुख में 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो दांत होते हैं 4 टाइप के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है आपका इंसाइजर। सबसे पहला होता है आपका इंसाइजर। देखिए, जो इंसाइजर दांत होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? ठीक है, वो आपकी सुंदरता बढ़ाते हैं। आप ये देख रहे होगे, आपकी यहां से लेकर आपका ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं आपका इंसाइजर। तो ये वाले जो दांत होते हैं इनको बोलते हैं इंसाइजर। ठीक है, इनको बोला जाता है इंसाइजर, यानी कि सामने वाले जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं इंसाइजर। ठीक है, याद रहेगा, इंसाइजर यानी सामने वाले जो दांत होते हैं जो खूबसूरती बढ़ाते हैं। और इनका सर्वाधिक विकास किसमें होता है? मनुष्यों में होता है और शाकाहारी जानवरों में होता है। देखिए, शाकाहारी जानवरों में सबसे ज्यादा विकास होता है इंसाइजर का। इंसाइजर का सबसे ज्यादा विकास शाकाहारी जानवरों और मनुष्यों में ज्यादा होता है। ठीक है, और इसको नोज टीथ भी कहा जाता है। और नोज टीथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा जो नाक है उसके जस्ट नीचे क्या स्थित है? इंसाइजर स्थित है, यानी कि सामने वाले दांत स्थित है, इसलिए इसको बोला जाता है नोज टीथ। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है आपका नोज टीथ भी बोला जाता है। ठीक है, नोज टीथ बोला जाता है।
अब ये हम जानते हैं कि इनकी ऊपर संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यानी ऊपर कितने हैं 4, और नीचे भी कितने हैं 4, यानी कि इनकी टोटल संख्या अगर ऊपर और नीचे जबड़े में मिला ली जाए तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है 8। तो इनको टोटल संख्या 4 + 4 यानी कितनी हो गई 8। तो इंसाइजर की संख्या कितनी होती है 8 होती है, ठीक है। और ये जो दांत होते हैं, ठीक है, ये दांत जो होते हैं वो क्या है, एक तरीके से मांसाहारी जानवरों में बहुत ही कम विकसित होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, मांसाहारी जानवरों में ये कम विकसित होते हैं। और दूसरे टाइप के जो दांत रहते हैं उसे बोला जाता है कैनिन, कैनिन, ठीक है। और ये जो कैनिन दांत होते हैं वो ये होते हैं, ये नुकीले दांत होते हैं, ये कैनिन दांत होते हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले नीचे में ये और ये, ठीक है। ये दांत जो होते हैं वो कैनिन कहलाते हैं, ठीक है। और इनकी जो संख्या होती है वो ऊपर 2 होती है और नीचे भी 2 होती है, यानी टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई 4, ऊपर 2 नीचे 2 यानी कि 4। तो इनकी संख्या होती है ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। इनकी संख्या कितनी हो जाती है 4, ठीक है, याद रहेगा। देखते हैं आगे, ठीक है। ये जो दांत होते हैं ये हमारे आंख के डायरेक्शन के जस्ट नीचे में होते हैं। हमारी ये आंख है, इसके डायरेक्शन में जैसे ही आएंगे तो हमारे जो दांत पड़ते हैं उनका नाम है कैनिन, ठीक है। और ये जो कैनिन होते हैं ये आंख के डायरेक्शन के जस्ट नीचे होते हैं, इसलिए इसको आई टीथ भी बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, आई टीथ भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आई टीथ भी बोला जाता है। और ये जो दांत होते हैं इनका जो मेन काम होता है चीरने फाड़ने का, और ये ऊपर वाला जो हम लोग पढ़े इंसाइजर, इसका काम होता है काटने का। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम जब सेब खाते हैं तो सबसे पहले इसी दांत से हम क्या करते हैं, सेब का एक टुकड़ा काट के अंदर की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंसाइजर, जो क्या काम करता है, काटने में मदद करता है, ठीक है। और ये जो होता है कैनिन जो होता है ये चीरने फाड़ने में मदद करता है, यानी किसी भी चीज को चीरना फाड़ना है वो आप कैनिन से काट, ठीक है। जैसे धागा काटना है तो आप इसी दांत का प्रयोग करते हो, कैनिन का, ठीक है। अब देखो ये सबसे ज्यादा विकसित होता है मांसाहारी जानवरों में, जैसे हो गया शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया, कुत्ते में भी विकसित होता है, बिल्लियों में भी विकसित होता है। तो ये सारे जानवरों में कैनिन सबसे ज्यादा विकसित होता है। और जो शाकाहारी रहते हैं और प्लस हम लोगों में, मनुष्यों में इसका विकास कम होता है। अगर इसका विकास ज्यादा हो गया तो आदमी दूसरा ही चीज समझ लेता है, ठीक है, ठीक है, समझिए। तो इसका जो विकास होता है कैनिन का जो होता है ये सर्वाधिक होता है मांसाहारी जानवरों में, मांसाहारी जानवरों में ये ज्यादा विकसित होता है, मांसाहारी जानवरों में ये सबसे ज्यादा विकसित होता है, ठीक है, समझिए। कैनिन का काम क्या रहता है, अब देखो कैनिन हो गया। अब उसके बाद जो अगला आता है वो आता है प्रीमोलर। अगला जो हमारे दांत का अगला टाइप आता है वो आता है आपका प्रीमोलर, ठीक है। देखिएगा अगला जो आता है तीसरे नंबर का जो आता है वो होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर, ठीक है। अब प्रीमोलर जो दांत होते हैं, ठीक है, उसकी संख्या कितनी होती है और कहां होते हैं, देखिए इसके जस्ट बाद ये जो दो दांतों की संरचना दिख रही है ना, ये दो दांत दिख रहे हैं, ये दो दांतों की जो संरचना दिख रही है, यहां भी ऊपर भी नीचे भी इधर भी दो दांतों की जो संरचना दिख रही है, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। इसकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ऊपरी जबड़ों में 4, निचली जबड़ों में 4, यानी इसकी संख्या कितनी हो गई 8। इसकी संख्या होती है 8। देखो यहां भी 2 है, इधर भी 2 है, तो नीचे जबड़े में कितनी हो गई 4, ऊपरी जबड़ों में भी 2 होगी, इधर भी होगी, यानी ऊपरी जबड़ों में हो गई 4। इसकी संख्या कितनी हो गई 8। तो इसकी संख्या कितनी होती है 8। अब ये देखो ये जो प्रीमोलर होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ये बच्चों में नहीं पाए जाते, बच्चों में वो अनुपस्थित रहते हैं, बच्चों में अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, बच्चों में नहीं पाए जाते। पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है कि बच्चों में नहीं पाए जाते। इनका मेन कार्य क्या रहता है, इनका मेन कार्य रहता है चबाना, किसी भी चीज को हम चबाते हैं, ठीक है, चबाना हमारा इसका काम रहता है, इसका काम रहता है चबाना, किसी भी चीज को चबाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो रहता है, देखिए प्रीमोलर जो रहते हैं ये हमारे यहाँ पर स्थित होते हैं गाल के पास, इसलिए इसको चीक टीथ भी बोला जाता है, इसको चीक टीथ भी बोला जाता है, चीक टीथ भी बोला जाता है,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, चीक टीथ भी बोला जाता है। तो ये कहां पास होते हैं, ये हमारे गाल के जस्ट पास होते हैं, इसलिए इसको चीक टीथ भी क्या बोलते हैं, कहा जाता है। ठीक है, इसको चीक टीथ कहा जाता है। ठीक है, इसकी संख्या टोटल कितनी होती है, 8 होती है। बच्चों में नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखिए, बच्चों में या अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इनका जो कार्य होता है मेन होता है चबाना, इनका कार्य जो होता है वो मेन होता है, क्या होता है, चबाना। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट आता है वो चौथे नंबर का आता है, इसको बोला जाता है आपका मोलर, इसको बोलते हैं आपका मोलर। ठीक है, ये जो मोलर जो दांत होते हैं ना, मोलर जो दांत होते हैं, ये जो होते हैं लास्ट के जो 3 है, इसको मोलर टीथ बोला जाता है, इसको मोलर दांत बोलते हैं, हिंदी में चवर्णक भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं मोलर टीथ, यानी कि मोलर दांत होते हैं। इनकी टोटल संख्या जो होती है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है। ठीक है, और जब इधर 3 है, इधर 3 है, तो ऊपर भी 3, इधर भी 3, यानी कि 6 नीचे जबड़े में तो 6 ऊपरी जबड़ों में, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 12। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 12। अब विशेष चीज याद रखिएगा, ये जो दांत होते हैं इसे विजडम टीथ कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, विजडम टीथ कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों में ये 3 होते हैं, तो बच्चों में ये वाला दांत नहीं पाया जाता, याद रखना, बच्चों में ये तीसरा मोलर दांत नहीं पाया जाता, बाकी ये दोनों दांत उपस्थित रहते हैं। बच्चों में ये तीसरा वाला नहीं पाया जाता, बाकी दोनों दांत क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो बच्चों में मोलर का जो तीसरा वाला दांत है, ठीक है, वो नहीं पाया जाता, इसको अक्ल का दाढ़ बोला जाता है। ये 20 साल या 18 साल की उम्र के बाद निकलता है। ठीक है, समझ गए, तो इसको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। ठीक है, विजडम टीथ के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, और इसकी संख्या 6 यानी कि 12 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 6 और 6 12 होती है। इसका जो मेन काम होता है, मेन काम रहता है पीसना। देखो, सामने वाले दांत का काम क्या रहता है, किसी भी चीज को काटना। इधर वाले काम का, इधर ये कैनिन का जो काम रहता है वो होता है चीरना फाड़ना। ठीक है, प्री मोलर का काम रहेगा चबाना, और मोलर का काम रहता है पीसना। किसी भी चीज को पूरी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांटना रहता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मोलर का प्रयोग करते हैं। तो हर दांतों का काम अलग अलग रहता है, और हर दांतों की अलग अलग स्पेस में क्या रहते हैं, पोजीशन रहता है, और इनकी संख्या भी अलग अलग रहती है। ठीक है, याद रहेगा, इसकी संख्या भी अलग अलग हमने देख ली। ठीक है, तो ये दांत होते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण चीज देखते हैं। देखिए देखिए, एक टीथ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है इसमें लिखा जाता है, आई से इंसाइजर, एन से कैनिन होता है। ठीक है, एन से कैनिन होता है, प्री मोलर होता है और मोलर होता है। ठीक है, ऐसे नीचे में लिख लेते हैं, आई हो गया, ये एन हो गया, ये प्रीएम हो गया, और ये आपका एम हो गया। ठीक है, ये प्री मोलर है, मोलर है। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, ये इंसाइजर होगा और ये कैनिन होगा। ठीक है, यहां तक। ठीक है, इंसाइजर हो गया, कैनिन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया, इंसाइजर हो गया, कैनिन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया। अब देखिए, ठीक है, सबसे पहला देखते हैं एडल्ट में। ठीक है, एडल्ट में यानी एक व्यक्ति में कितने दांत होते हैं, तो सबसे पहले ऊपरी वाले जबड़े को गिनेंगे ना हम लोग, ऊपरी वाले जबड़े को गिन के लिख देते हैं कितनी दांत होंगे। ठीक है, ऊपरी वाले जबड़े और ये निचले वाला जबड़ा, यानी कि ये ऊपरी जबड़ा होता है और ये निचला जबड़ा होता है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंसाइजर, ऊपरी जबड़ों में कितना पाया जाएगा, 4। ठीक है, ऊपरी जबड़ों में अभी पिछले बार अभी पढ़ रहे थे तो गिने थे, ऊपरी जबड़ों में इंसाइजर कितना पाया जाता है, 4। और कैनिन की संख्या कितनी होती है, 2। कैनिन की संख्या कितनी होती है, 2। और प्रीमोलर कितने पाए जाएंगे, 2 और 2 यानी कि 4। ठीक है, और मोलर की संख्या कितनी होती है, मोलर की संख्या होती है आपका 6। ठीक है, मोलर की संख्या कितनी होती है, 6। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गया टोटल इतने, और इतने ही सेम नीचे पाई जाएंगे, आपका 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, तो 6 4 10,
10 4 14 15 16, तो 16 ऊपर 16 नीचे, अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32। यानी हम लोगों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 दांत होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो देखते हैं, बेबी यानी चाइल्ड लिख देते हैं। देखिए, अगर हम चाइल्ड की बात करें तो ऊपर में तो 4 होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि इंसाइजर जो होते हैं बच्चों में भी उतने ही होते हैं जितना हम लोगों में होते हैं, तो सामने 4 होंगे। कैनिन भी होता है 2। ठीक है, लेकिन ये जो प्रीमोलर रहता है ये क्या रहता है? अब्सेंट रहता है, ये प्रीमोलर होता नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, प्रीमोलर कितना हो जाएगा? 0। और मोलर जो होते हैं, मैं थोड़ी देर पहले बताया था, मोलर जो होते हैं वो एक साइड में अगर बोला जाए, अगर ऊपरी वाले जबड़े में बोला जाए तो टोटल 6 होते हैं, इधर 3 इधर 3। ठीक है, लेकिन मैंने पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि मोलर का जो तीसरा वाला जो दांत होता है वो बच्चे में क्या रहता है? अब्सेंट रहता है, यानी अनुपस्थित रहता है। तो जब तीसरा वाला दांत नहीं पाया जाएगा तो ऊपरी जबड़ों में इनकी संख्या कितनी होगी? ऊपरी जबड़ों में इनकी संख्या होगी 4। ऊपरी जबड़ों में इनकी संख्या होगी 4। ठीक है, तो 4 4 8 9 10। ठीक है, और सेम टू सेम नीचे भी आएगा आपका 2 0 और 4। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये टोटल करेंगे तो इसका आ जाता है ऊपर में 10 और नीचे 10, यानी बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। तो बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। बड़ों में यानी कि एडल्ट में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। तो अगर आपसे पूछेगा, क्योंकि ये रहते हैं 20 जो रहते हैं इसे दूध के दांत बोला जाता है, और एक समय के बाद ये टूट जाते हैं, उसके ऊपर उसके बाद नए दांत आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरे जीवन काल में टोटल दांत कितने आते हैं, तो टोटल संख्या होती है 52। तो जीवन काल में, पूरे जीवन काल में कुल दांत अगर बोला जाएगा, यानी कुल टीथ कितने आते हैं, तो टोटल होता है 52। यानी कि 20 और 32 को मिला के क्या हो जाएगा? 52। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 दांत आते हैं पूरे जीवन काल में, 20 टूट के अलग हो जाते हैं, उसकी जगह फिर नए दांत आते हैं। तो ये एक दांत का पूरा क्या है आपके सामने प्रस्तुतिकरण। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मुख गुहा में 2 चीज होते हैं, एक सबसे पहला दांत होता है और दूसरा जीभ होता है। हमने दांत के बारे में तो देख लिया, अब थोड़ा जीवा के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 2-3 चीजें आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, हमारी जो जीभ होती है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होती है? सबसे पहली चीज, हम लोगों में जीभ की लंबाई होती है 4 इंच। ठीक है, ये जीभ की लंबाई होती है। हम लोगों में जीभ की लंबाई कितनी होती है? 4 इंच होती है, याद रखना। इसकी टोटल लंबाई 4 इंच होती है। हमारी जो जीभ होती है वो पीछे से पूरी तरीके से पैक होती है और सामने वाला भाग क्या होता है? फ्री होता है। और ये जीभ का मेन काम क्या होता है? ये जीभ एक संयोजी, पहले ये याद रखो, जीभ एक क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, ऊतकों के संयोग से ये मांसल भाग बना हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? टंग या जीभ कहा जाता है। दूसरी चीज, जीभ अंदर पूरी तरीके से फिक्स रहती है, बाहरी भाग क्या रहता है? पूरी तरीके से फ्री रहता है, इसीलिए मूवमेंट करता है। इसका जो मेन काम होता है वो वॉइस कंट्रोल करना, हमारी आवाज को कंट्रोल करती है। लेकिन हमारी आवाज निकलती कहां से, ये पूछा जाएगा तो ट्रैकिया, यहाँ पर क्या होता है? ट्रैकिया, और यही से हमारी आवाज निकलती है। ठीक है, हमारी आवाज मुख से नहीं निकलती, हमारी आवाज निकलती है ट्रैकिया से। इसलिए कभी भी कोई भी गला दबाता है तो सबसे पहले हमारी आवाज दब जाती है, निकलती नहीं है। ठीक है, तो ट्रैकिया से हमारी आवाज निकलती है। ट्रैकिया को हिंदी में स्वर यंत्र कहा जाता है, वहां से हमारी आवाज निकलती है। और जो ये जीभ रहता है, जो टंग रहता है, ये वॉइस कंट्रोल का काम करता है। पहला तो वॉइस कंट्रोल करता है, दूसरा हमको स्वाद का अनुभव कराता है, क्योंकि इसमें टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, ये दोनों काम करता है। और तीसरा महत्वपूर्ण काम ये करता है कि जब हम भोजन को मुख में डालते हैं तो उसको अंदर ले जाने का काम कौन करता है? हमारी जीवा करती है, यानी कि हमारी जीभ करती है। ठीक है, टंग करता है। ठीक है, ये चीज याद रहेगा। हमारे टंग की जो टोटल लंबाई होती है वो 4 इंच होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी जीभ किसकी होती है,
तो वो होती है जिराफ की, 21 इंच की होती है उसकी जीभ। तो सबसे लंबी जीभ किसकी होती है? जिराफ की। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये हमारी जो जीभ रहती है इसमें करीबन 10,000 से ज्यादा टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। टेस्ट बड्स यानी स्वाद कणिकाएं जो हमको स्वाद का अनुभव कराती हैं, ठीक है, वो स्वाद कणिकाएं होती हैं और अलग अलग पूरे जीभ में स्थित होती है। और जब भी हम देखते हैं जीभ को, अगर आईने में देखते हैं तो जनरली दिखती नहीं है, लेकिन कभी कभी हम जब चाय पीते हैं तो गरम गरम चाय हमारे जीभ से अगर टच हो गई तो वहां पर वो क्या बहुत ज्यादा तेज गर्म रहते हैं, कारण वो जो टेस्ट बड्स होती है वो जल जाती है, ठीक है। और जलने के कारण वहां पर लाल कलर का एक स्ट्रक्चर आ जाता है और अगर उस समय आप आईने की तरफ देखेंगे तो हल्के हल्के टेस्ट बड्स आपके दिखने लगते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखिए, ये हमारे जीभ की एक आकृति है। हम ये जो जीभ में हर जगह टेस्ट बड्स उपस्थित होते हैं जो अलग अलग फंक्शन को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। देखिए सबसे पीछे वाला जो हमारा जो टेस्ट बड्स रहते हैं वो किसका एहसास दिलाते हैं? वो कड़वेपन का एहसास दिलाते हैं, जिसे तीता कहते हैं, कड़वा कहते हैं, ठीक है, बीटर कहा जाता है, ठीक है, कड़वेपन का एहसास दिलाते हैं। और जो हमारा ये वाला जो पोर्शन रहता है ये खट्टेपन का एहसास दिलाता है, खट्टेपन का एहसास। जैसे हम कोई भी कच्चा आम खाते हैं या इमली खाते हैं तो हमारा यहाँ पर जो होता है कुछ ना कुछ अनुभव होने लगता है थोड़ा से, ठीक है। उसके बाद जो होता है सॉल्ट, ठीक है, सॉल्टी जो होता है वो ये इस साइड रहता है, ये जो नमकीन वाला भाग रहता है वो इस साइड रहता है, और सामने वाला भाग जो होता है वो मीठेपन का एहसास दिलाता है। ऐसा नहीं है कि यही केवल मीठेपन का एहसास होगा, यहाँ एहसास नहीं होगा, ऐसा नहीं है, एहसास सब जगह होता है, लेकिन किसी किसी पार्ट में ये ज्यादा एक्टिव होते हैं तो उसी पार्ट की संरचना इसमें बताई गई है। ये होता है आपका क्या होता है? तीखा होता है, ये दोनों खट्टा होता है, ये नमकीन होता है, और ये जो होता है ये होता है मीठा, ठीक है। तो इस अलग अलग स्ट्रक्चर से हमको अलग अलग स्वाद का अनुभव पता चलता है, ठीक है। देखिए हमारी जो जीभ में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे स्लेवरी ग्लैंड कहा जाता है, ध्यान रखना, हमारे जीभ में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं, और इसी स्लेवरी ग्लैंड से स्लाइवा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, ठीक है, या श्रावण होता है, उससे स्लाइवा का मतलब होता है लार, ठीक है। तो स्लेवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलता है, इसका मतलब स्लाइवा का मतलब होता है लार, तो स्लेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? लार। अब आप एक चीज याद रखिएगा कि एक दिन में एक आदमी के 1.5 लीटर लार का निर्माण उसके मुख में होता है। यानी एक दिन में कितना लार का निर्माण होता है? एक दिन में कितना लार का निर्माण होता है? करीबन 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है, याद रखना। एक दिन में लार कितना प्रोडक्शन होता है अगर ये पूछा जाए तो 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है, और ये निर्माण किसके माध्यम से होता है? स्लेवरी ग्लैंड से, क्योंकि वो स्लाइवा का सिक्रीशन करती है, याद रहेगा। तो हमारे मुख में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? स्लेवरी ग्लैंड, जिससे स्लाइवा यानी लार का सिक्रीशन होता है, और ये लार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपके मुख में प्रेजेंट होकर, क्योंकि जैसे ही लार आपका सूखेगा तो आपका मुंह जो होता है वो ठीक से प्रॉपर खुलेगा नहीं और अंदर में अजीब सा लगेगा, तो तुरंत आप क्या लेते हो? पानी पीते हो। तो लार का होना आपके मुख में बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए क्या कारण रहता है लार का, बताते हैं। देखिए हमारा जो पाचन होता है वो मुख गुहा से स्टार्ट होता है, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। मुख गुहा में हमने दांतों के बारे में पढ़ लिया, हमने थोड़ा सा जीभ के बारे में पढ़ लिया। जीभ में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? तो जीभ में स्लेवरी ग्लैंड पाई जाती है, ये वाली जो स्लेवरी ग्लैंड आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये स्लेवरी ग्लैंड पाई जाती है आपके मुख में, ठीक है, ये स्लेवरी ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। और ये जो स्लेवरी ग्लैंड के माध्यम से एक दिन में कितना लार निकलता है? 1.5 लीटर, बता चुका हूं। ये स्लेवरी ग्लैंड 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड होती है और सबमैंडिबुलर ग्लैंड होती है। ये 3 प्रकार की ग्लैंड होती है और तीनों का पोजीशन अलग अलग रहता है। ये पैरोटिड ग्लैंड जो रहती है ये कान के नीचे रहती है, ठीक है। कभी कभी कान के नीचे कोई ज्यादा जोर से लग जाता है, चोट लग जाता है, तो पैरोटिड ग्लैंड में इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड ये कान के ठीक नीचे रहती है, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड रहती है ये आपकी जीभ के नीचे रहती है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड रहती है ये जबड़े के नीचे रहती है, ठीक है, याद रहेगा। तीनों का लोकेशन अलग है, लेकिन तीनों क्या करती हैं? तीनों मिलकर 1.5 लीटर लार बनाती हैं। कभी कभी एक में प्रॉब्लम हो जाती है
तो बाकी जो 2 रहते हैं वो टोटल मिला के 1.5 लीटर लाल का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को उतना ही चाहिए। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, इसमें कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं हमारे लार में, एक लाइसोजाइम रहता है और दूसरा टाइलिन रहता है। अब लाइसोजाइम का देखना, सबसे पहला लाइसोजाइम के बारे में समझते हैं। देखिए लाइसोजाइम क्या रहता है, हमारे लार में पाया जाता है और हमारे लार में जो हानिकारक जीवाणु रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, उसको खत्म करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम। ठीक है, अब एक चीज बताइए, हमारे मुख में लार ज्यादा स्रावित होता है कि बच्चे लोगों के मुख में लार ज्यादा स्रावित होता है? जो बच्चे छोटे रहते हैं उनमें लार ज्यादा बनता है, और लार ज्यादा बनने के कारण उसके मुख में लाइसोजाइम की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए जो छोटा बच्चा रहता है वो हर जगह से कुछ ना कुछ उठा के अपने मुंह में डालने का प्रयास करता है, और जब उसके मुंह में वो जाता है तो हर चीज में कुछ ना कुछ कीटाणु बैक्टीरिया तो बैठे ही रहते हैं, वो उसके मुख में प्रवेश कर जाते हैं और मुख में होता है लाइसोजाइम बहुत अधिक मात्रा में। तो वह जो रहता है वो पूरी तरीके से वो बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, अंदर प्रवेश नहीं करने देता और पूरी तरीके से उनको डिस्ट्रॉय करता है। और आप खास चीज देखोगे, बच्चे लोग लार को बाहर ही निकालते रहते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय भी होते हैं और बाहर की ओर निकलता भी रहता है। तो सबसे ज्यादा लाइसोजाइम किस पे एक्टिव रहता है, बच्चों में एक्टिव रहता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी जो लार की टेंडेंसी रहती है वो निकलने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आदमी की समझदारी आ जाती है। ठीक है, तो लाइसोजाइम का महत्व क्या रहता है, लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को क्या करते हैं, खत्म करने का काम करते हैं, याद रहेगा। उसके बाद होता है टाइलिन। देखिए टाइलिन का मेन काम क्या रहता है, यह भोजन में उपस्थित जो स्टार्च रहता है, मंड रहता है, उसको माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। बस इतना याद करना है कि हमारे मुख में एक लाइसोजाइम पाया जाता है, उसको आप याद कर लो। दूसरा, हमारे मुख में दूसरा एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, उसको याद कर। टाइलिन क्या काम करता है, मंड और स्टार्च को माल्टोज शर्करा में कन्वर्ट करता है। बस अब माल्टोज शर्करा में तो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन मंड और स्टार्च है क्या, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, ये है क्या। तो आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप गेहूं देखे होगे, गेहूं हाथ में पकड़े होगे, तो गेहूं के अंदर रहता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन गेहूं जो कवर जो ढका होता है ना, जो गेहूं पूरी तरीके से ढका होता है, छोटा सा गेहूं पूरी तरीके से जिसमें से ढका रहता है, वो ऊपर वाली जो लेयर रहती है वो रहती है आपकी क्या रहती है, वो आपका रहता है स्टार्च। ठीक है, जो ऊपर वाली जो लेयर रहती है वो रहती है स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च एक परत होती है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सेफ रहता है। ठीक है, याद रहेगा। तो एक एग्जांपल बताया, तो जब हम गेहूं को पिसाने जाएंगे तो स्टार्च भी पीछे पीसेगा। ठीक है, जब गेहूं पिसाने जाएंगे तो स्टार्च भी उसमें मिला रहेगा। तो जब हम रोटी के माध्यम से उसको खाते हैं, ठीक है, तो स्टार्च की मात्रा भी हमारे मुख से अंदर की ओर जाती है। तो स्टार्च को कैप्चर करके उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, टाइलिन का। ठीक है, तो टाइलिन का मेन काम क्या होता है, जो भोजन में जो स्टार्च की मात्रा रहती है वो स्टार्च की मात्रा को कन्वर्ट करता है माल्टोज शर्करा में। एक चीज आप याद रखिएगा, बॉडी को जिस रूप में जिस चीज की जरूरत रहती है वो उसी रूप में उसको कन्वर्ट करवा के अंत में उसको ले लेता है। एक चीज बस याद रखिए, बॉडी को जिस चीज की जरूरत रहेगी उस चीज को उसमें कन्वर्ट करा के उसको एक्सेप्ट कर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद ये दोनों का जब काम हो जाता है, बस इतना तक अभी याद रखिएगा, इतना तक बस याद रखिएगा, बाकी अगला में नीचे की ओर जब जाएंगे, ठीक है, तब इसके बारे में और आएगा तो उसमें मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, बस इतना याद रखिए, लाइसोजाइम का काम क्या रहता है, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया और जो कीटाणु रहते हैं उनको खत्म करना, बस। ठीक है, टाइलिन का काम क्या रहता है, स्टार्च और जो मंड आता है उसको कन्वर्ट कर देना माल्टोज शर्करा में, बस हो गया। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमारे मुख से भोजन अंदर की ओर जाता है, अब मुख का काम हो गया, लार के माध्यम से लार पूरी तरीके से आपके भोजन में पूरी तरीके से उसमें क्या हो जाता है, मिल जाता है, और मिलने के बाद जीभ के माध्यम से आपका भोजन अंदर की ओर जाता है। जब आपका भोजन अंदर की ओर जाएगा, ठीक है, तो जब लार और भोजन मिल जाते हैं, ठीक है, जब लार और भोजन मिल जाते हैं तो वो जब अंदर की ओर जाता है, ठीक है, जब लार और भोजन मिलते हैं तो उसे बोलस कहा जाता है। कभी कभी ये पूछ देता है, ठीक है, उसे बोलस कहा जाता है।
जब लार और आपका भोजन पूरी तरीके से मिल जाता है तो उसे कहा जाता है बोलस कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे पड़ता है ग्रसनी, फेरिंग्स। फेरिंग्स जो रहता है वो जस्ट इसके आगे में रहता है। ठीक है, फेरिंग्स रहता है। अगर आप डायग्राम देखोगे तो मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूं। ये देखिए, फेरिंग्स यहां पर है। तो जैसे ही आपने भोजन किया और भोजन यहां से अंदर की ओर आया तो सबसे पहले जो मार्ग पड़ता है वो फेरिंग्स पड़ता है। और फेरिंग जो है वो क्या काम करता है, वो एक दिशा देने का एक दिशा देने का काम करता है। अब फेरिंग्स का महत्वपूर्ण काम क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, देखिए फेरिंग जो रहता है, ठीक है, फेरिंग्स के अंदर दो चीज होते हैं। मान लेते हैं यहां से आपका जो भोजन आता है, ठीक है, भोजन आता है, ये आपका फेरिंग्स वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये यहां पर से आपका, ठीक है, अब यहां पर से एक स्ट्रक्चर और आती है। ठीक है, और यहां से दो नली जाती है। एक ये नली होती है और एक आपकी ये नली होती है। ठीक है, ये दो नली होती है। ठीक है, ये हो गया आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे जो रहता है ये एक भाग रहता है, इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसे बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस, याद रखना। ठीक है, इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, याद रहेगा, ये एपिग्लोटिस रहता है। अब होता क्या है, जैसे ही हम यहां से भोजन अंदर की ओर लेते हैं, यहां से भोजन जैसे ही अंदर की ओर गया, एपिग्लोटिस का काम ये रहता है कि जब हम भोजन निगलते हैं, ठीक है, तो एपिग्लोटिस का मेन वर्क ये रहता है ठीक है, एपिग्लोटिस का मेन वर्क ये होता है कि जब हम भोजन यहां से जा रहा है फेरिंग्स के माध्यम से अंदर की ओर गया तो एपिग्लोटिस दिखता है। आप जैसे थोड़ा से आप अपना मुंह खोलोगे ना तो यहां पर से एक मांसल भाग दिखेगा। ठीक है, और वही जो मांसल भाग रहता है उसे बोला जाता है एपिग्लोटिस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि जब हम ये जैसे मान लेते हैं एपिग्लोटिस है, ये वाली जो है इसे बोलते हैं श्वास नली, जिसे ट्रैकिया बोला जाता है। ठीक है, और इसे बोलते हैं आपका इसोफेगस, जिसे भोजन नली कहा जाता है। इसे बोलते हैं भोजन नली। ठीक है, ये दो अलग अलग होते हैं, एक भोजन नली होता है और एक क्या होता है आपका ट्रैकिया। ठीक है, अब ये श्वास नली है, भोजन नली। अब जैसे हम यहां से भोजन लाते हैं तो ये जो एपिग्लोटिस रहता है, याद रखना, ये होता है आपका एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस जो रहता है वो क्या काम करेगा, जैसे ही हम भोजन डालेंगे मुंह में और भोजन अंदर की ओर जाएगा तो एपिग्लोटिस क्या काम करता है, आपके सांस वाली नली को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण आपका भोजन भोजन वाली नली में चला जाता है। ठीक है, ये वाला जो रहेगा, ये जैसे हम यहां से भोजन अंदर की ओर जाएंगे ये वाला इस नली में जाके बैठ जाएगा। इस नली में बैठने के कारण हमारा जो भोजन है वो भोजन वाली नली में चला जाता है। और जब हम सांस लेते हैं, जैसे हम दिन भर सांस लेते हैं, तो ये जो एपिग्लोटिस है ये भोजन वाली नली में बैठ जाता है, जिसके कारण सांस जो होती है वो सांस वाली नली में जाती है। यानी एपिग्लोटिस एक ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है, जो भोजन को भोजन वाले रास्ते में, पानी को पानी वाले रास्ते में और सांस को सांस वाले रास्ते में जाने के लिए मदद करता है। अब ये एपिग्लोटिस है, अगर हम पानी पी रहे हैं तो ये सांस वाली नली में बढ़ जाएगा, आपका पानी जो है भोजन वाली नली में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे करके पानी पीते हैं गिलास से, जिसके कारण क्या रहता है, हम सांस भी ले लेते हैं और पानी भी चला जाता है, तो उसमें एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाता है। और एपिग्लोटिस जब कंफ्यूज हो जाता है तो जैसे ही हमारा जो पानी है वो अगर ये श्वास वाली नली यानी ट्रेकिया वाली नली में थोड़ा भी इंटर करता है तो हमारा बॉडी उसको बाहर फेंक देता है और कभी कभी नाक में, सिर में पानी चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पानी को एकदम बैठ के आराम से पीना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। तो ये एपिग्लोटिस होता है। तो यहां पर फेरिंग्स, फेरिंग्स के आगे एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के बाद ये वाली जो नली आती है लंबी सी, इसे बोलते हैं इसोफेगस।
ठीक है, इसे कहते हैं ईसोफेगस। ये वाली जो लंबी जो नली आती है, यहां से लेकर पूरा ये नली यहां से आती है और आपके अमाशय यानी पेट में जाके मिल जाती है। ठीक है, अमाशय पेट में जाके मिल जाती है। तो ये जो लंबी नली होती है इसे कहते हैं ईसोफेगस, और ईसोफेगस की टोटल लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। ये लंबी नली होती है, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती, किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। जब हमारा यहाँ से भोजन आता है तो भोजन यहाँ से धीरे 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 नीचे उतर जाता है, और ये जो नली होती है इसमें लसलसा पदार्थ होता है किनारे किनारे, और वो लसलसा पदार्थ क्या करता है, आपके भोजन को धीरे 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 कहां पहुंचा देता है, आपके स्टमक में यानी कि आपके पेट में पहुंचा देता है। ठीक है, तो यहां से अमाशय में जाने के लिए एक नली होती है जो कहां से, आपके फेरिंग्स से लेकर, याद रखना आपका फेरिंग्स को बोलते हैं ग्रसनी। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्रसनी। ग्रसनी से लेकर आपके अमाशय तक एक लंबी नली होती है जिसे कहते हैं ईसोफेगस। इसकी टोटल लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, और ये दो भागों को जोड़ती है, यानी फेरिंग्स से किसको जोड़ती है, आपके अमाशय यानी स्टमक को जोड़ने का काम करती है। तो यहां से आपका भोजन धीरे 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 नीचे उतरता है। कभी कभी हम भोजन करते हैं लेकिन कभी कभी लगता है यहाँ पर कुछ अटक गया, हिचकी आने लगती है, वो भोजन आपका यहीं से पूरी तरीके से पास नहीं हो पाता, फिर हम पानी पीकर उसको नीचे की ओर भेज देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भोजन है यहाँ से धीरे धीरे आपका कहाँ आ जाता है, अमाशय में आ जाता है। अब अमाशय में आने के बाद क्या क्या क्रिया होती है वो देखते हैं। देखिए, हमारा जो अमाशय रहता है, हमारा जो अमाशय है, अगर मैं इधर से खड़े होकर बोलूं तो हमारा जो अमाशय है वो किधर होता है, वो बाईं ओर होता है। याद रखना, हमारा जो अमाशय होता है वो बाईं ओर होता है, और हमारा जो लीवर होता है वो दाईं ओर होता है। याद रखना, हमारा अमाशय किधर होता है, बाईं ओर, और हमारा लीवर किधर होता है, दाईं ओर होता है। ठीक है, और ये कहां पर स्थित होता है हमारा अमाशय, तो एब्डोमिनल कैविटी में, यानी उदर गुहा। ये पूरा जो नीचे वाला भाग है इसे बोलते हैं उदर गुहा, और इसी में क्या स्थित होता है, आपका अमाशय। और ये उदर गुहा को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा। देखिए, हमारा जो स्टमक पेट रहता है, सबसे पहले पेट में जैसे, यानी सॉरी, हमारे अमाशय में, पेट नहीं बोलेंगे, अमाशय एक सही उच्चारण शब्द है, अमाशय में। ठीक है, जैसे हमारा भोजन आता है तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहले ये देख लो कि अमाशय के कितने भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है कार्डियक, दूसरा होता है आपका फंडस, तीसरा होता है पाइलोरस। ये 3 भाग होते हैं अमाशय के। ठीक है, अमाशय में, अमाशय के कितने भाग होते हैं, अमाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला कार्डियक, दूसरा फंडक, तीसरा पाइलोरिक। यानी हमारा जो अमाशय होता है वो 3 भाग में क्या होता है, बटा होता है। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा जो अमाशय है। ठीक है, ठीक है, अमाशय। ठीक है, अब अमाशय जो है तो 3 भाग में बटा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, एक भाग होता है आपका ये, ठीक है, दूसरी भाग होता है ये, और तीसरा भाग होता है ये। इसको बोला जाता है, इसको बोल सकते हैं कार्डियक भाग। ठीक है, इसको बोलते हैं फंडस, और तीसरा होता है आपका पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक या पाइलोरस। ठीक है, ये 3 भाग में ये बटा होता है। अब देखिए, महत्वपूर्ण चीज क्या है, एक चीज आप याद रखिएगा, हमारे अमाशय में भोजन, ठीक है, जो यहां से जाता है वो भोजन कितने घंटे तक रहता है, 4 से 5 घंटे तक। अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, औसत बोला जाए तो 4 से 5 घंटे। ठीक है, एग्जैक्ट बोलेगा तो 4 घंटे तक हमारा भोजन वहां पर रहता है। ठीक है, अब यहां से जैसे ही पहले भाग में आपका भोजन आता है, देखिएगा पूरी प्रक्रिया में आपको वैसे ही बता देता हूं। ठीक है, हमारे पहले वाले भाग में जैसे ही भोजन यहां से पहले वाले भाग में आता है, तो पहले वाले भाग में जैसे ही भोजन आता है तो हमारे अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं जठर ग्रंथि,
और जठर ग्रंथि से 3 कोशिकाएं निकली रहती हैं। सबसे पहला होता है म्यूकस सेल, दूसरा होता है ऑक्जेंटिक सेल और तीसरा होता है जाइमोजन सेल। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। पहले वाले जो म्यूकस जो सेल होता है उससे म्यूकस निकलता है, श्लेष्म निकलता है, लसलसा पदार्थ निकलता है। और जो ऑक्जेंटिक सेल होती है उससे क्या निकलता है, आपका HCl निकलता है। और जाइमोजन जो सेल होती है इससे एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, तो पहले ये दोनों की चर्चा करते हैं, फिर एंजाइम्स की चर्चा करते हैं। तो जैसे ही हमारा जो भोजन है वो अमाशय की पहले वाले चेंबर में आता है, पहले वाले पार्ट में आता है, तुरंत म्यूकस सेल क्या निकालती है, म्यूकस लसलसा पदार्थ निकालती है। और ये जो लसलसा पदार्थ रहता है ये आपके अमाशय के पहले वाले भाग में जो लसलसा पदार्थ रहता है वो क्या करता है, ये अमाशय के चारों ओर क्या करता है, एक लेयर बना देता है। ये अमाशय के चारों ओर क्या करता है, एक लेयर बना देता है। और वो लेयर क्यों बनाता है ये बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले आपका भोजन यहां पास आएगा, अमाशय में आ जाता है, यानी अमाशय के पहले वाले भाग में आ जाता है। आपका जब भोजन पहले वाले भाग में आएगा तो तुरंत HCl निकलता है। और HCl क्या करता है, आपके भोजन में पूरी तरीके से क्या करता है, चिपट जाता है, पूरी तरीके से कैप्चर हो जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से लग जाता है। और जब पूरी तरीके से लग जाता है HCl, पूरी तरीके से इसमें पूरी तरीके से घुल मिल जाता है, तो HCl का 3 काम होता है। सबसे पहले जो लाइसोजाइम जो कीटाणु को नहीं मार पाया, लाइसोजाइम कहां पाया जाएगा, लार में, जो कीटाणु को नहीं मार पाया उसको मारने का काम करता है HCl। और HCl क्या रहता है, एक एसिड रहता है जो पचाने का काम करता है, गलाने का काम करता है। तो जो भोजन जो यहां से आया है नीचे उसको गलाने का काम कौन करता है, आपका HCl करता है। ठीक है, और तीसरा काम HCl का ये रहता है कि ये पेप्सिन को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। पेप्सिन को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। और यहाँ जो म्यूकस की मैं चर्चा किया, म्यूकस क्या करेगा, ये चारों ओर पूरी तरीके से एक लेयर बना देता है। और लेयर बनाने का कारण ये होता है कि जो भोजन आता है उसे पूरी तरीके से ये क्या कर देता है, पूरी तरीके से HCl लग जाता है। जब HCl लगता है तो भोजन क्या होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है। और अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाने के कारण, और HCl क्या एक एसिड रहता है, तो ये किनारे किनारे वाली कोशिकाओं को कोई भी प्रकार का क्षति ना पहुंचे, इसी कारण एक म्यूकस स्रावित होता है। और म्यूकस चारों ओर एक लेयर बना देता है। और वो लेयर रहने के कारण जो हमारे अमाशय की छोटी पतली और कोमल कोशिकाएं रहती हैं उसको HCl डैमेज नहीं कर पाता है। और HCl केवल उस भोजन में ही काम करता है, सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और ऐसा यहाँ क्रिया होती है। फिर फंडिक भाग में थोड़ी देर के लिए क्या होता है, आपका भोजन रुकता है। और जैसे ही पाइलोरिक भाग में पहुंचता है तो पाइलोरिक भाग में 2 एंजाइम इस पे काम करने के लिए आते हैं। और वो जो एंजाइम रहते हैं वो रहता है पेप्सिन और रेनिन। ये 2 एंजाइम रहते हैं, बेसिकली 3 एंजाइम होते हैं। तीसरा जो एंजाइम रहता है वो म्यूसिन रहता है। ये क्या काम करता है, ये जो म्यूकिस, ये जो श्लेष्म पदार्थ होता है, लसलसा पदार्थ होता है, उसके सिक्रेशन में ये मदद करता है। मेन काम रहता है पेप्सिन और रेनिन का। जो पेप्सिन रहता है वो क्या काम करता है, आपके भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन रहता है ना उसको किसमें कन्वर्ट करता है, पेप्टोन में कन्वर्ट कर। इसका बस एक ही काम है, प्रोटीन को पकड़ेगा और पेप्टोन में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। इसका ये वाला काम रहता है। लेकिन रेनिन का काम क्या रहता है, आपके बॉडी में जो दूध की मात्रा आती है, ठीक है, जैसे आप दूध पीते हो तो उसमें एक प्रोटीन रहता है जिसका नाम होता है केसिन प्रोटीन। ठीक है, और केसिन प्रोटीन को ये जो रेनिन रहता है ये आपके केवल दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन पर ही अटैक करेगा और उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, कैल्शियम पैराकेसिनेट में। ये जो रहता है केसिन जो रहता है ये दूध का प्रोटीन रहता है और कैल्शियम पैराकेसिनेट जो रहता है ये एक दही का रूप रहता है। इसलिए छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो जब वो उल्टी करेगा तो वो दही के रूप में उल्टी करता है। इसीलिए क्या होता है, ये जो रेनिन होता है ये दूध में उपस्थित केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्रिया अमाशय में होती है और अमाशय के बाद ये भोजन आगे की ओर चलने लगता है। और अमाशय के बाद ये भोजन को क्या बोला जाता है, काइम बोला जाता है। काइम इसलिए बोला जाता है क्योंकि भोजन आधे से ज्यादा पूरी तरीके से टूट चुका है तो वो एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। फिर आगे वाली जो क्रिया रहती है वो छोटी आंत से चालू होती है। ठीक है, आगे वाली क्रिया छोटी आंत में चालू होती है।